हेलो हेलो। आ जा रही है। चलिए ठीक है, आ रही तो अच्छी बात है। हमारी मिल रही कि नहीं? मिल रही है। दीदी दीदी हो। अरे चलिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारा विषय है इन्वायरमेंट और उसमें हम लोग प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। आपके प्रदूषण से क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 1 है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोटिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन डिमांड। क्या सही करेंगे इसमें से? जल में प्रदूषण बढ़ा हुआ है, उसको नापना है कितना प्रदूषण है, तो कैसे मापेंगे उसको हम? क्या बोलते हैं उस परीक्षण को? चलिए, इसका देखिए, बीओडी कहते हैं उसको, है बीओडी। हाँ और इसका बीओडी। पहला वाला बीओडी कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें होता क्या है, या जल में जब बढ़ता है तो जल अधिक ऑक्सीजन की मांग करने लगता है। मान लो जल में गंदगी ज्यादा बढ़ गई है, तो जल को शुद्ध करने के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए था उसको, और जितना अधिक मात्रा ऑक्सीजन की बढ़ती है उतना अधिक पानी गंदा होता है। इसी को लेकर के जो है एक जांच होती है जल के शुद्ध और शुद्ध को लेकर के। इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसको बीओडी शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म इसका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सही बनता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, क्या कारण उसका है? महासागरों में जल स्तर वृद्धा बढ़ता क्यों, कारण क्या उसका है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, बर्फ का पिघलना, और इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपका सही है, उम्मीद करता हूं मैं। बिल्कुल, ध्रुवीय प्रदेश में जो ऑक्सीजन आपके जब जल जो के रूप में जमा हुआ ग्लेशियर आपका है, जब पिघलता है तो आपके महासागरों में जल का। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, चलिए, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण, की वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण, और इसमें से कार्बन कोई? डाइऑक्साइड में वृद्धि। चलिए चलिए, सही है। जवाब सही है आपका। CO2 को ग्लोबल वार्मिंग गैस, विश्व गर्माहट के गैस कहते हैं, हरित गृह प्रभाव के गैस कहते हैं, कांच का घर प्रभाव के गैस कहते हैं। तो CO2 मुख्य भूमिका निभाता है ग्लोबल वार्मिंग के, मतलब विश्व गर्माहट में। हमारा जलवाष्प है, मीथेन गैस आपकी है, नाइट्रस का नाम है, साइड है, सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन सारी चीजों के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, विश्व गर्माहट में, विश्व तापमान में, इसमें आपका CO2 है। CO2 को आप लोग जानते हैं, इसका एक नाम शुष्क बर्फ भी नाम इसका एक है। हाँ शुष्क बर्फ शुष्क के रूप बर्फ। में बताओ, किस तापमान पर इसका बर्फ जो है CO2 शुष्क बर्फ का आकार ग्रहण करता है, किस तापमान पर? 0.9 की माइनस के भीतर। -4 है, 4 कंफर्म नहीं। अंदाजिया अंदाजिया मानने से काम चलेगा। -78, अच्छा 78। -78 तापमान पर होता है जो बर्फ जो होता है। -78 तापमान पर बर्फ जो होता है, ये इसका रूप ग्रहण कर लेता है, क्या बोलते हैं,
शुष्क बर्फ का रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब शुष्क हो जाता है, बर्फ बन जाता है। और जानिएगा सारे कोल्ड ड्रिंक जो भी आपके साथ जो कोल्ड ड्रिंक पीते आप लोग हैं, सबको शुद्ध रखने के लिए उसमें CO2 मिक्स किया जाता है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं? मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या सही करेंगे? मीथेन सही करेंगे। चलिए, जवाब सही है CH4, मीथेन ही सही है। और एक चीज और जानिए कहीं से, जो CNG होता है, जिसको सबसे शुद्धतम ईंधन माना जाता है, जो इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, उसका मुख्य अवयव जो होता है मीथेन CH4 ही होता है, CNG का। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। और जो धान के खेत हुए, आपके पशुओं के जो अवयव, जो मूत्र और गोबर होते हैं, उनसे जो गैस निकलती है, गोबर गैस जो हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वहां भी मुख्य गैस आपकी कौन सी होती है? CH4 या मीथेन गैस ही होती है। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? एनवायरमेंट निश्चित मात्रा आपके है, उसमें एक अनियमित परिवर्तन हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे रेडियो। एनवायरमेंट में 78% आपका जो है कि नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, 0.04 आपका जो है 0304 आपका जो है कि आपका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 03। 0.93 आपका जो है, 0.93 आपका जो है, क्या बोलते हैं उसको, है हीलियम गैस आर्गन। आपकी है, आर्गन आर्गन। आप गैस आपकी, आर्गन गैस आपकी है। तो अगर चेंजिंग, मान लीजिए इसका रूप बदल जाए, क्रम चेंज हो जाए, मतलब जो है कि ऑक्सीजन आपका जो है कि 40% हो जाए, नाइट्रोजन कम, नाइट्रोजन और मात्रा में, तो क्या समस्या आएगी? इसको क्या बोलेंगे? रेडियो नहीं, वायु प्रदूषण। इसको हम वायु प्रदूषण बोलेंगे। बिल्कुल सही है, पहला वाला ही सही होगा, पहला वाला ही सही है, वायु प्रदूषण। अवांछनीय प्रवर्तन को हम वायु प्रदूषण बोलेंगे। ध्वनि माने, अगर आपका डेसिबल जब भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लगातार लोग शोर करने लगे, लगातार जगह जगह लाउड स्पीकर लग गया, तो ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। रेडियो प्रदूषण तब होता है आपको रेडियो घर में, जब आपके कोई परमाणु भट्टी कोई उसमें रिसाव हो जाए, या परमाणु बम का विस्फोट कहीं किया जाए, इस तरह की प्रक्रिया जो आपकी होती है, इसको हम रेडियो धर्मी प्रदूषण कहते हैं। बैकरोल में इसकी बैकरोल मात्रा इसके उसमें नापते इसको है, मापा रुकता है। चलिए आगे देखिए, वायु प्रदूषण का क्या कारण है? का कारण है ध्वनि संविस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं, इसमें से कोई नहीं। क्या सही करेंगे? धुआं। धुआं। बिल्कुल जो है धुआं ही हो सकता है, क्योंकि वायु की बात है तो हवा में भाई धुआं मिलेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र तो आपका ध्वनि प्रदूषण करेगा। कीटनाशकों का प्रयोग जो होगा, ये जल प्रदूषण करेगा। ये इसका धुआं ही सही है, धुआं ही होगा इसका। अगला है, वाहनों से निकलने वाले दूषित गैस कौन सी है? नाम बताइए उसका, कौन सी गैस है जो आपके वाहनों से निकलती है, प्रदूषित गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, बिल्कुल जवाब सही आपका है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, जो गाड़ी के धुओं से निकलती है, दम घोटू गैस भी कहते हैं इसे हैं। मोनोऑक्साइड को खास करके जो अतिरिक्त जो है, जो दहन होता है गाड़ियों में, उससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और धूमकूप जो कई कई शहरों में, जैसे आपका दिल्ली हुआ, दिल्ली में धूमकूप बनता है। जो उस तरह की कार जहाँ गाड़ियां तेज चलती हैं, वहां धूमकूप बनता है। तो धूमकूप बनने में भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चीज और बता दीजिए हमको, एक धातु निकलती है, एक धातु, जो गाड़ियां जो है चलती हैं रोडों पर, उनसे एक धातु का उत्सर्जन होता है। बताइए कौन सी वो धातु सबसे अधिक शीशा। मात्रा में होती है? चलिए, शीशा। बहुत सही जवाब आपका, शीशा होता है। गाड़ियों में मुख्य रूप से शीशा होता है। चलिए, बहुत सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड
और इसमें से कोई नहीं, क्या सही करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, वही जो आपका गाड़ियों से निकलता है, सबसे अधिक पोल्यूशन वही फैलाता है, जो धुओं से या गाड़ियों से निकलता है, जो उत्सर्जित पदार्थ है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बताइए कैसे कम करेंगे इसको? वृक्षों द्वारा। के द्वारा ध्वनि। सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा करके, इसमें से कोई नहीं। वृक्षों तो द्वारा। जवाब सही है, जवाब बिल्कुल सही है आप लोगों का। वृक्षों द्वारा इसे हम कम कर सकते हैं, वृक्ष लगा करके वायु प्रदूषण हम कम कर सकते हैं। एक शब्द मफलर आता है, ग्रीन मफलर नाम कहते हैं उसको। तो इसका संबंध किस किस प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण। से ध्वनि सड़क के प्रदूषण। किनारे लगाए जाते हैं। हाँ, तो क्या है, तो उसका संबंध किस प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल बिल्कुल जवाब सही है। जो रोडों रास्तों के किनारे जो हम लोग वृक्ष लगाते हैं, ये हवा को नियंत्रित करते हैं, मतलब ध्वनि को आपको रोकते हैं, मतलब फैलने से, विस्तारित होने से रोकते हैं, इसलिए इसको ग्रीन मफलर कहते हैं। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेवा पर्व किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से, ओजोन संरक्षण से, इसमें से कोई नहीं, क्या सही करेंगे? पौधारोपण। चलिए, बिल्कुल जवाब सही आपका है। और भी कोई जुड़ा? संजय भाई जुड़े हुए हैं? चलिए, जुड़े हुए। अगला प्रश्न आपका इसमें है, पेड़ पौधे द्वारा प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित? पेड़ पौधे ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए, ये लेते क्या है, क्या चीज, क्या छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेते भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलिए, वही चीज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका जवाब सही है। वैसे सर, इससे अपशिष्ट है, पहले वाले का उत्तर क्या था? यही है। हरेवा जो पौधारोपण, इसका उत्तर है पौधारोपण। पौधारोपण है हरेवा पर्व, जो वहां मनाते हैं उसको पौधारोपण करते हैं। और गैसीय आपका इसमें है, क्या है बताइए? फलों के छिलके, लकड़ी व कोयलों से जलने से निकलने वाला धुआं, कोई नहीं। लकड़ी व कोयले से जलने से निकलने वाला धुआं। बिल्कुल जवाब दिख रहा वही है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण को मानसिक रोग पैदा करता है, मानसिक रोग पैदा करता है। एचजी पारा, पीजी सीसा, सीडी कैडमियम, इसमें से कोई नहीं। क्या सही करेंगे? क्या सही शीशा। करेंगे? शीशा। इतना डर कह रहे हैं? जब जब जो है कि गाड़ी में, तो मोटर गाड़ी में जो है शीशा ही निकलता है, शीशा ही तो पैदा कर, समस्या पैदा करेगा ये। अरे बता तो रहे हैं। ना, इसे क्या है कि जब मोटर कार से या गाड़ियों से जो है अतृप्त दहन से जो है, जब शीशा ही मुख्य उसका निकलता है वहां से, और शीशे हवा, शीशे सीधे जो है सांस के द्वारा हमारी नली तक पहुंचता है, श्वसन नली तक पहुंचता है, और मानसिक विकार ही नहीं, कैंसर भी उत्पन्न करता है शीशा। मतलब अपना घर बनवा लीजिए किसी सड़क के किनारे, आप जो जहाँ पे खूब जो है दिन रात धुआं चलता हो, तो वहां पे अपने आप जो एक मरीज हैं, आप मरीज आपको हो ही जाना है। मानसिक रोग का मतलब है चिड़ पैदा होती है, मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है आपका है, सारी चीजें शीशे से पैदा होती है। शीशा अधिक मात्रा में अगर आपके अंदर चला गया तो समस्या खड़ी कर देगा, बिल्कुल सही है। अगला एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण, शीशा, कैडमियम, पारा। कोई नहीं, बहुत पारा। पारा है। तो मिनी माता रोग कहाँ फैला था, कहाँ पे हुआ था ये? नदियों के कारण से होता है। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे पहली बार हो गया, कहाँ दिखा गया? इसका नाम मिनी माता क्यों रखा गया, क्या बात है? मछली हुआ था।
जापान। बाद में देखेंगे। चलिए जवाब सही आपका। जापान में पहली बार रोग फैला था। जापान में जो समुद्र जापान का है, उस समुद्र के जो प्रशांत महासागर जापान में है, ये दिमाग में रखिएगा। प्रशांत महासागर के किनारे पे फैक्ट्री लगाई और उसका अधिक मात्रा में पारा समुद्र के अंदर डाल दिया गया था। मछलियां पारा को खाती हैं और जो व्यक्ति उसको खाता है उन सभी लोगों को अंदर एक लगभग 1.5 लाख लोग थे वहां पे, 1.5 लाख लोग मर गए थे। तो ऐसे लोगों को जो क्या बोलते हैं, जो महामारी फैली वहां पे, उसको मिनीमाटा के नाम से जाना गया, क्योंकि मिनीमाटा नामक जगह पे काम हुआ था। जापान के मिनीमाता नामक जगह पर जो है ये रोग फैला था और पारा के कारण फैला था, इसलिए इसको मिनीमाता जो है रोग कहा गया। जापान में परीक्षा में कई बार जगह को लेकर के और पदार्थ को लेकर के प्रश्न यहाँ किया है, मिनीमाटा को लेकर के। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होती है। सल्फर डाइऑक्साइड। सल SO2 और क्या सूत्र तय क्या है, जो है कि एसिड रेन का सूत्र क्या है? एसिड रेन पूरा मतलब तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड तो जो आपकी रिफाइनरी होती है उससे निकल करके हमारे में पहुंच गया, लेकिन पूरा एसिड रेन का पूरा प्रक्रिया क्या है, पूरा सूत्र क्या है उसका, किसी को याद है? सल्फ्यूरिक। इसका पूरा इसका है H2SO4। अच्छा। H2SO4 मतलब है SO2 जब है रिफाइनरी के द्वारा जब आकाश में पहुंचता है, सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचता है तो वहां पे पानी के साथ रिएक्शन करता है और H2SO4 का निर्माण करता है। कभी कोई परीक्षा में दे देगा कि वायुमंडल आपका सीधे सीधे एसिड था और सूत्र उसका पूछेगा, तो आपको जानिएगा H2SO4। और मुख्य मुख्य जो रिएक्शन जो उसमें करता है SO2 ही करता है। मतलब होता है कि ये भी जानिएगा कि और भारत में जब एसिड प्रथम बार हुई थी, और अम्लीय वर्षा का मतलब है कि इसे जब प्रथम बरसात जब होती है, जब मान लीजिए मौसम बिल्कुल गर्मी के बाद पहली बरसात आती है, पहला वाला बरसात क्षारीय लगभग होती है, तो अपने पेट पर से कुछ पड़ जाते हैं। एक बार अम्लीय वर्षा हुई थी, मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो स्टील रोडों पर जो स्टील रखे थे घर के होते हैं, अक्सर जंगना में रखते हैं, उसमें फफदे पड़ गए थे, फफोले पड़े थे तीनों सीलों पर। तो लोगों ने कहा, मतलब अफवाह फैलाया इसका कि माता माई जागी है, आई हुई है, तो लोग पूरा लाइन लगा दिए थे मंदिरों में जाकर के, पूजा पाठ लगा कुछ हो गया माई। जो फफोले पड़ने का कारण ये था कि उसमें अम्लीय वर्षा होती है। अभी देखिए घर में बैटरी का पानी कहीं गिर जाता है तो क्या होता वहां पे, बैटरी के पानी से क्या होता है, वहां के पत्थर या जहां भी गिरेगा वहां तुरंत तुरंत वहां जो फफोले पड़ते हैं। एक चीज और यहीं से दिमाग में रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है एसिड क्रैकर या स्टोन क्रैकर का। स्टोन क्रैकर या स्टोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं इसको हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को किसी पत्थर पर लगातार प्रेषित किया जाए तो पत्थर टूट जाएगा वो। और जानिएगा आपका आगरा का जो लाल कागज ताजमहल बनवाया था उसको, शाहजहां। इसकी याद में बनवाया था। मुमताज महल। मुमताज महल की याद चलिए, में। मुमताज महल का बचपन का नाम क्या था? पता नहीं इतना तो। वो था अर्जुमंद बानो बेगम नाम था उसका, अर्जुमंद बानो अर्जुमंद। बेगम। चलिए, अर्जुबंद। तो उसकी याद में बनवाया। मेरा ये था, यहाँ पे आगरा में एक रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी, वहां पे मथुरा रिफाइनरी। तो मथुरा रिफाइनरी के कारण जो है, जहाँ ताजमहल है वहां मतलब अम्लीय वर्षा वहां होनी, अम्लीय वर्षा का कारण बनती थी वो, और उसके कारण ताजमहल की सुंदरता को नुकसान पहुंचता था। ताजमहल का रंग फीका पड़ने लगा था। वहां ताज कॉरिडोर बनवाया गया, मतलब घने पेड़ लगवाए गए, जंगल में पूरा बसाया गया वहां पे, ताकि अम्लीय वर्षा का प्रभाव वहां पे क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरह से SO2 जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका है एसिड के लिए जिम्मेदार है। परीक्षा में कई बार आया हुआ। आप जानिएगा नॉर्वे जो देश आपका, नॉर्वे जहाँ पे मध्य रात का सूरज दिखाई पड़ता है अर्धरात्र में, कहाँ पड़ता है?
नॉर्वे कहाँ पड़ता है? अरे भाई, नॉर्वे कहाँ पड़ता है? उत्तरी ध्रुव पे पड़ता है। एक ध्रुव पर पड़ता है। चलिए ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। इतने अंतरराष्ट्रीय किया गया अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है? ओस्लो नॉर्वे में, नई दिल्ली में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में। नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय 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 है तो जैसा होगी वहीं बनाया जाएगा, इसको नॉर्वे में ही बनाया गया है। नॉर्वे नॉर्वे में ही है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, जो जहाँ सबसे अधिक वर्षा आपकी होती है वो नॉर्वे है। और दुर्भाग्य से वहां पे एकदम पर्वत पर है वो, और एकदम किनारे है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, इसीलिए क्या होता है कि ये सारे जो है एसिड, सारे अम्लीय वर्षा जो है सारे हवा बह बह करके वहीं पहुंच जाती है, वहीं जाकर पड़ती है। वहाँ तो कम, वहाँ की संख्या बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव बेचारे वो होते, करे कोई मरे कोई, कोई उठाए कोई वही वाली कहावत है। चलिए, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा आ भी गया? नॉर्वे। चलिए, प्रश्न आपका आ ही गया। देखिए, सी है नॉर्वे आपका। नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? हमको भी नहीं पता, देख लेते हैं सही क्या इसका है। एगस स्मिथ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज किया था। देखिए, अगला प्रश्न भी आपका आ गया सामने, जो बताया मैंने वो सीधे सामने खड़ा है। तो क्या सही करेंगे? मथुरा तेल शोधक से निकलने वाले बात। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। ओजोन परत किस हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत, धरती का रक्षा कवच कहते हैं इसको, है O3 सूत्र है इसका। बताइए भाई। पराबैंगनी किरणें। चलिए, एक्स पराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, ये सूरज के किरणों के साथ हैं, और ओजोन परत जो है इनको। बताइए। ये बता दीजिए, गामा किरणें और एक्स किरणें क्या? गामा किरणें जो होती हैं, जैसे जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, अल्फा बीटा गामा, 3 किरणें निकलती है उसमें से, अल्फा बीटा और गामा। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसमें 3 किरण, गामा किरण जो सबसे अधिक भेदक होती है, 30 मीटर जो है, मतलब 75 खींच सकती है गामा किरण जो है। तो मतलब ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकल 3 किरणें होती हैं, पूरा नाम सुन लीजिए। तो गामा किरण जो आपकी रेडियो एक्टिव किरण है। एक्स किरण जो होती है, ये एक्सरे की किरण होती है, एक्सरा जिसे हम करते हैं, एक्सरा। रोन्टिंजन ने इसका किया था, उसने एक किरण छोड़ा जो सिर्फ मतलब हड्डी को नहीं पार कर पाती है किरण, ये मांस को पार कर जाती है, और जिसको नहीं पार करती वही हड्डी दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसको एक्स किरण वाले, एक्सरे वाले किरण कहा गया। शायद रोएंटजन नाम उसका है, जिसने इसका आविष्कार किया था एक्स किरण का, जो हम एक्सरे कराते हैं हड्डी टूटने पर, तो ये काम करती है। तो तीनों किरणें आपकी हैं। गामा किरण आपकी क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरण आपकी है, अल्फा बीटा गामा एक्स है। ये आपकी एक्सरा वाली किरण आपकी है, जिसे हम एक्सरा करते हैं, हड्डियों की जांच करते हैं, टूटने उठने पर इसको हम जांच करवाते हैं, इससे है। तो ये चीज आपकी है। सही करेंगे इसमें से आपका ओजोन परत वाला, तो पराबैंगनी किरण ही सही करेंगे आप यहाँ से। चलिए, अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी कई बार आप लोगों को, है डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। चलिए, जवाब बिल्कुल सही है। डॉप्सन जो आपका है ओजोन परत की मोटाई बताने में काम आता है। अच्छा बताइए, ओजोन परत है कहाँ पे, किस मंडल में ओजोन परत है? समताप। कहाँ तक, कितनी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई तक है? कितनी ऊंचाई? 18 किलो 8 से 18। कितना? 18 किलोमीटर के समथिंग। 18 किलोमीटर। सही है। क्लियर। अरे भाई, 0 से 18 तक तो आपका ओजोन, आपका क्षोभ मंडल है। तो बस उसी के बाद ही है।
18 से और ऊपर है। 18। 25 से लेकर के लगभग 35 तक है ये, से लेकर हाँ 35 तक 18 आपका से। ओजोन मंडल। और वो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के जो है ओजोन का निर्माण करते हैं। O3। आगे आ जाइए। कैंसर किन किरणों के कारण होता है? त्वचा कैंसर कारण क्या है मुख्य रूप से? गामा किरणें, एक्स पराबैंगनी। किरणें, पराबैंगनी किरणें, हरा इनमें से कौन सी है? बैगनी सूर्य, हरा बैगनी सूर्य। चलिए इसका सही होना चाहिए। गीत काव्य। चलिए इसका कारण आपका फिलहाल पराबैंगनी किरण ही है, सबसे अधिक कारण यही इसका त्वचा कैंसर का है। पराबैंगनी किरण मतलब सूरज से जो किरणें आती हैं, अगर सीधे आप तक पहुंच जाए तो आपके त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां, समस्या, त्वचा कैंसर या फोले या आपके दांत खुजली वाली बीमारी, इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं त्वचा पराबैंगनी किरणों से। तो अल्ट्रावायलेट किरण भी कालदेसी नाम है इसकी, इसी का एक नाम अंग्रेजी में है, उसको वायलेट किरण बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। तो वो भी आ जाए चाहे दोनों आ जाए, इसमें से आप जान दोनों बातें वही है। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या सही करेंगे? एलपीजी। जवाब बिल्कुल सही, जवाब बिल्कुल सही नहीं आपका है। एलपीजी जवाब ये रहेगा सर। और कोई बताए? नहीं तो ये सर सीएनजी रहेगा, जो उसमें सीएनजी रहेगा जो गाड़ियों में लगता है सर, सीएनजी। कंप्रेस्ड गैस। आपने देखिए इसका जवाब सीएनजी, मैं जवाब देखता हूँ, जवाब इसका जवाब सीएनजी होना चाहिए इसका। चलिए तो सीएनजी ही है प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या बोलते हैं इसको? है फॉर्म पूरा था सीएनजी का। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित। और नेचुरल मुख्य गैस। मुख्य गैस कौन सी? हाँ चलिए ठीक है, मुख्य गैस कौन सी होती ब्यूटेन और प्रोपेन है सर। ब्यूटेन की है? प्रोपेन। सीएनजी का ब्यूटेन ब्यूटेन प्रोपेन होता ब्यूटेन है। एलपीजी में, तो अंदाजिया एलपीजी मारते में। हैं हम लोग, पूरा मारते रहते हैं हमेशा। सीएनजी की मुख्य गैस कौन सी सीएनजी की है? ये नहीं पता प्रोपेन। मुख्य गैस कौन सी। प्रोपेन। प्रोपेन नहीं, सीएनजी की मुख्य गैस आपके मीथेन है भाई। मीथेन है सही। वो सीएनजी प्रोपेन की ब्यूटेन। मुख्य गैस मीथेन आपकी है। एलपीजी का मुख्य गैस होती है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन है। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन है। और उसमें गंध के लिए जो है मार्गदर्शन को मिलाया जाता है, जो गंध जिससे मिलती है। तो ये बताओ एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। और द्रवीभूत की जाती है, ये मतलब बॉयल किया जाता है जो एलपीजी को। और इसमें से जानिएगा कि मुख्य ब्यूटेन और प्रोपेन है, और गंध के लिए इसमें जो है हम मार्गदर्शन को मिक्स करते हैं आपके। चलिए मेथनॉल ये गैस। बताइए डीजल जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल डीजल पेट्रोल दो चीजें यहाँ दिया हुआ है, तो बताइए हमको जो क्रूड होते हैं, क्रूड ऑयल से डीजल पेट्रोल और मिट्टी तेल को अलग किस विधि से करते हैं? किस विधि से अलग अच्छा, होता है? वाष्पन। वाष्पन की अच्छा प्रभाव। तो उड़ जाएगा, ये तो वाष्पन कर देंगे तो बार बार तो पेट्रोल सब गायब हो जाएगा। आल समूह जुड़ जाते हैं ना, ओएच समूह। इसका जवाब है आपका प्रभाजी आसवन। हाँ प्रभा जी आसान है मेरे दिमाग में पेट्रोल था। डीजल का जवाब है आपका प्रभाजी आसवन। और जो आपने जो वाष्पन बताया, ये आपका नमक निकालने की विधि है। नमक, समुद्र के हेलो। जल से नमक को। हाँ बताइए सर। नाम दिया। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पेट्रोल और कह डीजल रहा से हूँ। हम क्या निकालते हैं? हेलो। हाँ बताइए बताइए। क्लास डाले थे तो पढ़ाएंगे भी। भाई 7 बजे कम से कम 8 बजे तक पढ़ाएंगे, 8 बजे तक।
टाइमिंग 8 शाम बजे मीटिंग होनी चाहिए। 8 बजे के बाद चलिए पढ़ाइए, ठीक पढ़ा है, सकता है। चलिए ठीक नहीं है, तो 8 बजे जुड़िएगा। नहीं, 8 बजे के बाद कोई नहीं पढ़ाएगा, स्कूल है कि नहीं। सही बात है, सभी शाम का स्कूल हाँ, शाम को रिकॉर्डिंग पढ़ पढ़ाएगा। लीजिएगा, कोई जरूरी है। स्कूल है, रिकॉर्डिंग पढ़ शाम लीजिएगा, में। कोई जरूरी है कि नहीं नहीं शाम पढ़ाइए, को पढ़ाने में पढ़ा समस्या नहीं। नहीं पढ़ाइए, आप रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये भी सही आगे है। देखिए, आप आगे देखिए निम्नलिखित में देखिए किसी कोई, देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है, तो प्रभाती आसन हो गया, जो जो हम क्या बोलते हैं, जो पेट्रोल डीजल से अलग करते हैं उसका प्रभाती आसवन है। और नमक को जो समुद्र से नमक अलग करने की विधि आपकी जो है, प्रवासकम विधि आपकी है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? वही सीएनजी है, सीएनजी है सर। सीएनजी है, सीएनजी की फुल फॉर्म सीएनजी ही है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। अभी देखिए आया था कि मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन्वायरमेंट के लिए सबसे जो है फ्री गैस, मतलब सबसे कम जो है फेवरेट गैस जो होती है, जो कम मतलब प्रदूषण करती है, वापस सीएनजी है, तो सीएनजी ही होगा इसका जवाब भी। चलिए आगे आप पार्ट बता दीजिए, पार्ट क्या सही करेंगे, कौन सा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी वाला सही करेंगे इसमें आप। चलिए आगे आ जाइए। चलिए जवाब देखिए, पहले बताया था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ग्रीन मफलर संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण। रेडियो धर्मी। नहीं, ध्वनि प्रदूषण। हाँ, ध्वनि है। देखिए ग्रीन मफलर जो होता ध्वनि है, है सही। रास्तों के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है कई लाइनों में, उसको ग्रीन मफलर बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तो सी वाला सही इसका है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ है? भोपाल में, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, नागपुर में, कहाँ सही करेंगे? नागपुर। चलिए जवाब सही नागपुर आपका है, महाराष्ट्र। नागपुर में है, नागपुर में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है। बड़ी आवाज भाई कहाँ से आ रही है? लगातार सड़सड़ाहट की आवाज आ रही है। पता नहीं। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हो गया इसका जवाब। नई नहीं हुआ, दिल्ली। नई दिल्ली है। ओके। प्रदूषण बोर्ड है ये। भाई देख जवाब देख लीजिए, क्या जवाब इसका है? सी वाला सही, नई दिल्ली है। प्रदूषण नई दिल्ली में है। भाई प्रदूषण नई दिल्ली में वहीं पे करे। इस समय वहां पे तो बड़ी समस्या से बरसात, हर बार जाड़े में जो है बिल्कुल दिल्ली जो है एक तरह से एक क्या बोलते हैं, धूमकूप में चेंज हो जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो सबको आना चाहिए, बहुत देहरादून। कुछ है। देहरादून। चलिए देहरादून ही है, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में है ये। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका जो है FRI, FRI आपका जो है देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये नंबर है भोपाल। आज बारिश होने वाली है। ओके। ये भोपाल में है ये, लाल। भोपाल ये है, भोपाल है, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक वन जो है, सबसे अधिक वन भारत में कहाँ पे होता है, किस राज्य में है? मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। सबसे अधिक एमपी में ही है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी एमपी में आपके, टाइगर स्टेट के नाम से जानते भी उसको हम है। चलिए अगला आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनिट। का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, कोई नहीं? जिनेवा। नहीं, जिनेवा में तो नहीं है। नैरोबी नैरोबी या केन्या। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। यून वो हो सकता है यूएनओ। नैरोबी में, नैरोबी में मुख्यालय इसका। देखते हैं जवाब क्या इसका है। नैरोबी। इसका इसका मुख्यालय आपका नैरोबी में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। यूएनईपी ही रेड डाटा बुक जो होता है उसको जारी करता है। नैरोबी केन्या। रेड डाटा बुक जो होती है, लाल किताब, लाल संकलन जो है, डाटा बुक जो होती है आपके, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन होता है गुलाबी पेपर पर।
और ये आपका युवा नीति ही जारी करता है। कहीं अगर शोरगुल हो तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए भाई, आप लोग शोरगुल माइक बंद कर लीजिए, शोरगुल अगर हो रहा है तो माइक बंद कर लीजिए। माइक मैनेज कर लीजिए, कहीं शोरगुल हो रहा है तो। आपका चिल्ला रहा है कुछ और। संजय जी आवाज शायद आ रही है। रामचरण जी आपकी आवाज हो रही है क्या? नहीं सर, हम बहुत एकांत में बैठे हैं। सही बात, अच्छी बात। चलिए ठीक है, और साथ मतलब गौर करिए, मतलब डिस्टर्ब होगा आवाज अगर आएगी तो। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं हम? 22 नवंबर। 22 22 नवंबर। नवंबर, 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को। मुझे लग रहा है 22 नवंबर ही सही इसका जवाब है। नहीं भाई, 26 नवंबर है। 26 नवंबर। 26 नवंबर है। अच्छा दिवस है ना। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को ये भी दिवस मनाया जाता है, भी सही है। इसी दिन भारत हमारा, जब भारत हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर को लागू हुआ था। भैया वर्दी, भैया अपनी आवाज कहाँ से आ रही है? माइक नहीं, माइक बंद कर लीजिए, जिसके हाथ वाले माइक बंद कर लिया अपना वो। रामचंद्र जी आवाज तो आपको क्या हार्ड ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत रामचंद्र जी क्या एकांत, से ये एकांत में है, लेकिन आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। चलिए, आवाज आपके क्या से आ रही थी वो? इन्हीं के यहाँ से आ रही लग रहा है। चलिए, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण? जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन, नगरीकरण। उपरोक्त सभी सभी नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का होगा, ये सही ही है, इसमें सारी चीजें कारण इसका है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक उपरोक्त सभी। संसाधनों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। सभी। पूरा सभी प्राकृतिक प्राकृतिक। पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं कि आप जो है कि आर्थिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, ये पर्यावरण में होता है, ना कि आप अपनी व्यवस्था कर लें, पूरा धन ट्रैक्टर उक्टर इकट्ठा कर लें, आपके आर्थिक संसाधन में आ जाएगा। तो सांस्कृतिक तो मतलब कोई नहीं इसका है, आपका बी वाला सही होगा। यहाँ से उपरोक्त सभी देखकर हर जगह मत सही मत समूहित एक मत मान लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आपका ये है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है चीता, लाल पांडा, सफेद भालू, ध्रुवी भालू। तो क्या सही करेंगे? लाल। लाल पांडा, लाल पांडा सर। लाल पांडा इसका है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक जो है लाल पांडा होता है। दो लाल पांडे जो है एक दिखेंगे आपको उसमें। WW क्या बोलते हैं उसको, है विश्व वर्ल्ड वाइल्ड फ्रेंड है, वर्ड। WWF। हाँ, डब्ल्यू। तो उसका प्रतीक जो आपका है ये आपका लाल पांडा, दो जोड़वे लाल पांडा उसमें। तो ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? ककरापार कहाँ पे है परमाणु शक्ति केंद्र? तमिलनाडु। महाराष्ट्र या तमिलनाडु। महाराष्ट्र में आपका तारापुर है, महाराष्ट्र में तारापुर है। ककरापार जो आपका है ये आपके गुजरात में होना चाहिए। जब आप देखते हो गुजरात। क्या है, गुजरात में इसका है। चलिए, तो आपका ये पूरा हो गया है। अब मैं सीधे दूसरे प्रश्न में ले चलता हूँ अब। चलिए, चलिए प्रश्न हमारा है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है?
यूरिया में, राक फास्फेट में, अमोनिया में, पोटास में, किसको सही करेंगे आप? रात चाहिए। इसका देखिए पोटास दिया हुआ है, पोटास म्यूरेट। और जो क्या बोलते हैं, जो घरों में प्लास्टर में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ और क्या नाम उसका है? उसमें कौन सा तत्व खास करके होता है? कैल्शियम होता है क्या? जिप्सम होता कैल्शियम है। नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है। जिप क्या होता है? जिप्सम होता है। जिप्सम भी इसको कीर्तमान कम करता है, जो लवड़ी कॉपर मृदा सब। होती है उसको सुधारने में भी वो काम आता है। लेकिन पोटास म्यूरेट दिया है यहाँ पे, ये भी सही आपका है, ये भी इसके कीर्तमान को कम करता है। अगला देखिए आपका है नाचने वाला हिरन। मैंने इसके पहले चर्चा इस पर किया हूं मैं आपसे, आप लोगों से। किस प्रदेश में पाया जाता है, बता दीजिए। गुजरात कच्छ केरल में पाया जाता है। जंगली गधा मिलता है वहां पे कच्छ हिरन में। जंगली गधा नाचता है, हिरन है वो। ये जम्मू बताइए। कश्मीर में होगा सर, जम्मू कश्मीर में होगा। एक ही राज्य है जहाँ पे तैरने वाला बगीचा है, तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, मणिपुर है सर। कलीम मंजाओ, क्या नाम केमिल उसका है? लामजाओ। केलिम लाम जाओ है। केलिम लामजाओ करके है, तो मणिपुर में है। और हिमिस नाम इसका है, हिमिस नाम है। हिमिस नामक हिरण है जो डांस करता है वहाँ के जंगलों में। देख लीजिए नाम इसका है। नहीं नहीं, सांगाई है, सांगाई हिरण है उसका नाम। और मणिपुरी के अलावा भारत की सांगाई। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका है। भाग रही है तो हिंदी से नहीं समझ रही। चलिए, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन में। चलिए, उत्तर पूर्व में भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा प्रजातियों में कौन सा जंगलों में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व भारत में प्रजातियां उसमें कौन से जंगल में मिलती है? टोके गेको, लाल पांडा, गुलाब गिब्बन और शेर की पूंछ का मकाक। शेर पूंछ वाला जो बंदर होता है, मकाक होता है, आपके केरल में मिलता है ये। तो इसमें से कौन कौन से जो है मतलब वहाँ के जंगलों में मिलते हैं? उत्तर पूर्व वाले जो पोर्शन आपका है उसमें से उत्तर पूर्व है ये। उत्तर और पूर्व में तो कहाँ मिलेगा? तो पूर्व वहाँ पे कहाँ होगा? लाल पूछ शेर पूछ वाला बन। चलिए ठीक है, देखिए बताइए कौन सही करेंगे इसको आप। 4 नंबर होना चाहिए। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए देखिए, इसमें है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। एक देखिए कौन है, देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है टोका गेको छिपकली एक प्रजाति है। टोका गेको, लाल पांडा और हुलाक गिब्बन पूर्व है उत्तर भारत में जो है। शेर की पूंछ वाला बंदर पश्चिमी घाटों पर। पश्चिमी घाट माने आपका वही हो गया जो मैंने बताया आपको। शेर पूंछ वाला बंदर कहाँ मिलता है? केरल में। तो इसी को छोड़ दीजिए, खाली शेर पूंछ बंदर को छोड़ देंगे, सारी चीजें आपके जो है उन्हें एक बार देख लीजिए कौन कौन चीजें हैं। टोको गेको, लाल पांडा और हुलाक गिब्बन, ये 3 चीजें आपके जो है उत्तर पूर्व में मिलेंगी आपके। और शेर पूंछ वाला बंदर जो होता है, जो आपका शांत साइलेंट वैली जो आपके केरल वाली है वहीं पर मिलता है। शेर पूंछ वाला बंदर, उड़ने वाली छिपकली, शोला घास, ये पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र आपका है वहीं पर मिलते हैं। चलिए आगे आ जाइए। नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नाम धापा। हिमाचल प्रदेश। ये उद्यान कहाँ से आ गया सर? हाँ? कह रहे हैं ये नहीं उद्यान नहीं, कहाँ से आ गया? नाम धापा। अभी नाम धापा नहीं, नाम दफा करके है वो। नाम 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 दफा। बता। अच्छा, नाम दफा। तो यहाँ पे यहाँ नाम भाई अंग्रेजी है उसका, अंग्रेजी का हिंदी करेंगे तो उसका बन जाएगा, बड़ी बात नहीं कोई है। नाम हाँ, नाम सही कह रहे दफा हैं। है, नाम धापा लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का ये है ये। तो थोड़ा सा आप मैच कर लिया करिए भाई, कौन मिल सकता है इसमें, अगल बगल कौन हो सकता है। 1983 में ये आपके हिमालय में, हिमालय का जैव विविधता हॉट स्पॉट है ये, मतलब पश्चिम पूर्वी घाट है ये नाम दफा।
चलिए, बहुत सारे मिलेंगे जो पहली बार सुनेंगे। इसमें भी कई, मैंने देखा कई इसमें ऐसे हैं जो पहली बार देखेंगे आप। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? पहली बार ये भी देख रहे होंगे आप। हाँ सर। त्रिपुरा। 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 चलिए, त्रिपुरा बिल्कुल सही है। क्लाउडेड लेपर्ड ये त्रिपुरा में है। ये त्रिपुरा में हिप हिजुला वाइल्ड दीदी लाइफ सेंचुरी। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सबको पता है, बता दीजिए फर्दना। गंगोत्री उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, सही है। बरबेट और फाख्ता मुख्य पंछी यहाँ के हैं। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अबोहर, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ। अबोहर तो कई बार परीक्षा में आया हुआ है। पंजाब में है ये। पंजाब में। चलिए, अगला बताइए। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में है? नामेरी, ये थोड़ा कठिन हो गया, तो असम के भी है और जिला पूछ रहा है, थोड़ा सा गलत हो, मतलब कठिन हो गया ये। चलिए देख लीजिए जवाब इसका। ये पहला वाला सोनितपुर होगा, है। पहला वाला है। सोनितपुर है ये। चलिए, अगला है कुंभलगढ़, सबको पता होना चाहिए। कुंभलगढ़ बताया गया इसके पहले था आप लोगों को। जैसलमेर। बीकानेर। चलिए, ये आपका राजसमंद में है और ये राजस्थान हिवे करे। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के राजसमंद जिले में है। 578 वर्ग फुट फैला हुआ है। ये तेंदुए, आलसी भालू, देखिए परीक्षा में आलसू भाली को आलसी भालू के बारे में प्रश्न कई बार किया हुआ है। तो आलसी भालू जो है मुख्य रूप से आपके कहाँ मिलता है? भारत में एक ही कुंभलगढ़ में आलसी भालू। भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा किस जिले में? भितरनिका के बारे में जानते हैं? बताइए, जिले में बताइए है भाई, बता दीजिए कोई। केंद्र पाड़ा का नाम नहीं पता। तो पाड़ा ही सही है आपका। केंद्र पाड़ा सही है। केंद्र पाड़ा। अगला देख लीजिए। क्या भाई, खुल नहीं रहा है। 2 ऑप्शन में क्लिक कर। अपने को कपड़े की तबीयत तुम्हारा पहले। चलिए, प्रश्न आपका है। साइयोग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दक्षिण कोरिया, म्यांमार, चीन, थाईलैंड। भाई अब ये अंतरराष्ट्रीय आ गया है। ये थाईलैंड में है। दक्षिण। तिसड़ा तिसड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य प्रदेश में बताइए? तिसड़ा वाला, ये तो पहली बार मुझे मिला है। तिसड़ा है, त्रिपुरा में तिसड़ा है। है। त्रिपुरा में होना चाहिए। त्रिपुरा सही आपका जवाब है, त्रिपुरा में है। चलिए, भारतीय गौर बैल की प्रजाति यहाँ पे है, जो मुख्य रूप से त्रिपुरा में मिलती है, यहाँ पे मिलती है ये। एक चीज गौर करिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है, मतलब पूछा है गौर गौल पीसीएस। क्या है? गौल एक बैल की प्रजाति है। किसी परीक्षा का मैंने देखा प्रश्न था इसको, गौर वाला जो है। तो ये आपके त्रिपुरा में है। बैल बैल की प्रजाति है यहाँ पे। महावीर हरिड़ा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? महावीर उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। क्या सही करेंगे? कर्नाटक एरिया। इसके पहले बताया गया था ये। हमें नहीं पता। महावीर वाले में के साथ छत्तीसगढ़ है ये, देखता हूँ मैं। नहीं, तेलंगाना है ये। तेलंगाना है ये, हैदराबाद में है। हैदराबाद में। चलिए, भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा किस जिले में है? अब इसके पहले ये आया तो था बता। केंद्रपाड़ा, तो केंद्रपाड़ा वही है पुनः। और देखिए सुस्त भालू, देखिए आ गया वो, जो उसके पहले यही मिला है। था अभी आपको। लेकिन यहाँ पे राजस्थान तो है नहीं। यहाँ पे जेसोर सुस्त भालू अभयारण्य में है। जेसोर सुस्त भालू अभयारण्य गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंडुचेरी। चलिए, इसका जवाब देख ही लेते हैं। जवाब क्या इसका है? गुजरात में है ये। आसपास का। जेसोर सुस्त भालू और नील, वहां पे देखिए जो गिरी उदाहरण, उसके बारे में बहुत परीक्षा में टच करता है। गुजरात से प्रश्न अगर आता है ज्यादा, खास गुजरात से, अगर तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के एशियाई शेरों का एक मतलब घर मानिए उसको, घर कहते हैं उसको है।
और बिल्कुल ये जो है कि समय अरब सागर के तट पर बिल्कुल है ये। कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोडरमा खंड इसका ये नंबर होगा। झारखंड में है। कोडरमा आपका झारखंड में है। और सुस्त भालू संभर नहीं भाई, मेरा एक प्रश्न जो मैंने बताया था पहले आपको, जो कि मैं सुस्त भालू आपके राजस्थान में मिलते हैं, सुस्त भालू तो हर जगह दिख रहे हैं। कई जगह पाए जाते हैं। सुस्त भालू तो आपके जो है कि गुजरात में मिल गए, कहीं मैंने पढ़ा, राजस्थान मिस हो झारखंड गया है वहां से। तो सुस्त भालू, सांभर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, नीलगाय, ये आपके यहाँ पर भी है। ये देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की हुई, कब प्रारंभ हुई, शुरू हुई थी, बता दीजिए। 92 है क्या? 1992, बिल्कुल सही जवाब। 92 सही होना चाहिए, 1992 ही सही होना चाहिए। चलिए बिल्कुल 92 सही है, 1992 में शुरू की गई। देखिए पूर्वी दलदल का हिरण इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया, पूर्वी दलदल का हिरण पूर्वी मानस में, काजीरंगा में, नामदफ राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये। जहां तक असम पता है काजीरंगा में ही एक सींग वाला गैड़ा, खास करके परीक्षा में प्रश्न यहाँ जो पूछता है काजीरंगा से, दलदल का हिरण, तो ये भी आपको काजीरंगा में ही मिलता है। चलिए अच्छी बात है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, दिशाहीन, दुदिश, बहुदिश, चक्री, क्या सही करेंगे? एक दिशा वन डायमेंशन। वैसे सीधे होता है तो एक रेखा में होता है, हाँ लेकिन यहाँ पे कोई शब्द ही ऐसा नहीं दिख रहा है। साइक्लिक होगा। दिशाहीन, दुदिश, बहुदिश। या तो चक्रीय होगा सर, एक दिवसीय तो होता है लेकिन चक्रीय हो सकता है। चलिए दिशाहीन सही कर दिया है। दिशाहीन कैसे होगा सर? ये हमारे सामने व्याख्या देखिए लिखा है, व्याख्या देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पेड़ों में ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रकाश उत्पन्न होती है, इसके बाद ये खास श्रृंखला में जाती है। दिशाहीन होता है क्योंकि खास श्रृंखला उष्मा के रूप में चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा। समझ हमारे भी नहीं आया, लेकिन चलिए कुछ बातें इसे मान लेते हैं, परीक्षा में आ गया तो इसका जवाब दे लेते सभी। चलिए, सैरनधारी बनम किसे कहा जाता है? सैरनधारी बनम किसे कहते हैं? सैरनधारी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को, मुदुमलाई को, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को, गुड्डई राष्ट्रीय उद्यान किसको सैरनधारी बोलते हैं? सैरनधारी। चलिए देख लीजिए जवाब क्या इसका है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का एक नाम और भी है, साइलेंट ठीक है ना। सैरनधारी बनम के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए तीसरा देख लीजिए। चलिए, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नोकरेक मेघालय में है। मेघालय में रहेगा आपका। घुघुआ, घुघुआ जीवाश्म पार्क पहली बार मिलेगा। घुघुआ ये कहाँ मिलेगा, कोई बता दें? पता नहीं, इतना अजीब नाम है। मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। पहली बार सुने। घुघुआ, रोवा अलग तरह का इसमें सोच के लिखा है, जिसमें बारे में कभी कोई सुना आप लोगों ने है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये त्रिपुरा में पड़ेगा, रोवा त्रिपुरा में पड़ेगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, या घटक की? बताइए भाई क्या सही करेंगे? घटक, उत्पादक है सर। संख्या की बात यहाँ पे है, संख्या की बात है। घटक होना चाहिए। बैक्टीरिया और जो जीवाणु विषाणु सबसे अधिक संख्या में वही होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु विषाणु, घटक जो आप घटक के रूप में जो प्रसिद्ध आपके हैं, सफाई कर्मी। बिल्कुल सही है। धरती का सफाई कर्मी, आपके जीवाणु विषाणु इतने अधिक मात्रा में कोई है ही नहीं, सब उसी में जो है
खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है: उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, क्या सही है? सही है? नहीं, वो सही लिखा है, मतलब क्रम लिखा है, इस क्रम में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। बात अपना मोबाइल सही करिए भाई, इसकी आवाज कहाँ से आवाज आ रही है? अपना मोबाइल सही करिए। कहाँ तुम लोग भाई? ककरापाल नहीं आ गया है तुम? फिर वहीं पर पीछे हो गए। चलिए, कहाँ से आ गया यहाँ? तुम लोग आ गए उसमें, हम लोग वहाँ से, ठीक, हम तो यहाँ से तीसरे वाले पर चल रहा था सब, तीसरे वाले पे। पहले पेज में। हाँ, हम थोड़ा सा इस पे आ गए थे। चलिए ठीक है, तो इसका निम्नलिखित आवरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है। लाइकेन। जो प्रदूषक ही आया था पीसीएस में। तो क्या करेंगे इसको? जवाब सही क्या करेंगे? देखिए, लाइकेन जो होते लाइकेन हैं है। ये प्रदूषक के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहले अगर समुद्र सारों किनारे अगर लाइकेन अगर समाप्त हो रहे हैं तो जानिएगा कि मतलब एनवायरमेंट का हवा जो है दूषित हो गई है। तो लाइकेन ही सही इसका है। लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? लाइकेन जो बनते हैं दो के योग से बनते हैं। बताइए भाई। शैवाल और कवक है। शैवाल और शैवाल कवक। ये सहजीवन है लाइकेन। शैवाल और कवक का सहजीवन है। अगला देखिए, इसका है स्टील उद्योग में प्रदूषक कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सही करें? इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, 134 ये नंबर। और इसका जवाब है सभी। 1 2 3 4 सभी सही, सभी इसका जवाब है। मतलब शायद स्टील उद्योग में इसमें कार्बन नहीं होता है सर। नाइट्रोजन स्टील में वहां से कार्बन होता है, तभी तो कार्बन साफ होता है शायद। स्टील उद्योग से। स्टील उद्योग में कार्बन, स्टील से कार्बन अलग करते हैं ना, तभी तो अच्छा। स्टील बनता है। वो कार्बन अलग हो, कार्बन नहीं, उसमें कार्बन प्रदूषक नहीं बन जाएगा। जहाँ जाएगा वहां कार्बन फैलाएगा वो। तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चारों इसमें मिला करके आपके इसमें आते हैं स्टील इसमें उद्योग में। नाइट्रोजन अब कोई प्रक्रिया होगी बहुत, देखिए मैं भी नहीं, लेकिन फिलहाल जो दिया उसको सही मानिए और परीक्षा में आएगा कैसे ही। मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बताइए पटना भाई, सतपुड़ा बताइए। कर्नाटक में सर। एमपी में मध्य आपके प्रदेश। एमपी में है सतपुड़ा? सतपुड़ा आपके MP में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कान्हा नेशनल सतपुड़ा पार्क किस रेंज में है? कान्हा, कान्हा कहाँ पे है? आसाम। मध्य प्रदेश। तो ये भी एमपी मध्य में में है। है। मानस बताइए, मानस कहाँ पे है? असम में। सही है। तो टाइम बता दीजिए, टाइम कितना हो गया बता दीजिए, टाइम क्या हो गया? 8:10 ये 8 बज गया। अब थोड़ा सा मगर बंद कर दो तो ठीक रहेगा। एक और देख लेते हैं, एक और देख लीजिए। चलिए, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंटेंट में सदस्यों की संख्या कितनी है? लाइक माइंडेड ये होता और मेगा डाइवर्स। चलिए छोड़िए इसको, जवाब मुझे पता नहीं, इसका जवाब देख लेते हैं। तो 17 इसका सही 17। है। 30 17 17 लोग 17 सदस्य में है। अब क्या चीज है मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। अगला प्रश्न आपका है, LMYMC में जैव विविधता संपन्न देश आते हैं जिसमें कुल 17 देश हैं, वही चीज आपका है। अच्छा, ये चीज है जैव विविधता संपन्न देश में है। जो भी आया था कि लाइक माइंडेड आया था, तो वही चीज है LMYMC।
यम से जैव विविधता संपन्न देश आते हैं, तो आपका कौन कौन देश में है आपके? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया। ये देखिए इस 7 देशों का नाम लिखा हुआ है इसमें। इसमें तो भारत है ही नहीं सर। हाँ, परीक्षा में प्रश्न अगर आपके आता है लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में देशों की संख्या 17 लिखेगा। और मान लीजिए अगर यहाँ देखिए थोड़ा सा इनका नाम लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कांगो डेमोक्रेटिक पब्लिक, इक्वाडोर, भारत देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे। भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका वेनेजुएला। इतने देश आपके इसमें आते हैं। अगला आपका है पर्यावरण संदर्भ को लेकर के जो है, चलिए संदर्भ में भूमिगत अपशिष्ट में ऊर्जा सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधा को नगर पालिका ठोस कचरा में देने के लिए शुल्क लगाए जाने वाला किस शुल्क के रूप में जाना जाता है? रिसाइकलिंग फीस, साइक्लिंग फीस, डंपिंग फीस, डंपिंग फ्री, मटेरियल फीस। क्या सही करेंगे भाई इसको? चलिए रिसाइकलिंग देख लेते हैं। रिसाइकलिंग, डंपिंग लिखा है, डंपिंग, डंपिंग फी है। पर्यावरण के संबंध में भूमिगत अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा सुविधा या रिसाइकलिंग सुविधा को नगर पालिका ठोस कचरा देने के लिए शुल्क लगाया जाने वाला किस रूप में होता है? इसका जवाब आपका है डंपिंग फी करके जवाब इसका है। रेड प्लस प्रोग्राम का संबंध किससे है? एनपीटी, टीबीटी, एमडीजी और अर्थ स्मिथ पृथ्वी के मदद से किससे सही करेंगे आप? रेड प्लस प्रोग्राम का संबंध किससे है? एमडी एमडी इसका जवाब है बी, सीबीडी। सीबीडी इसका जवाब है। जवाब है सीबीडी है क्या? रेड प्लस प्रोग्राम जैविक विविधता का सम्मेलन, कन्वर्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वर्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी से संबंधित है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? इसमें से कौन सा यूपी में है? दुधवा राष्ट्रीय, बी नंबर। आपके यूपी में ये बताइए सबसे अधिक जीव कौन सा मिलता है इसमें दुधवा में? हाथी मिलते हैं शायद। नहीं, हाथी नहीं। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है ये यूपी का, लेकिन सबसे अधिक यहाँ नीलगाय मिलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क में नीलगाय है। और उसे यूपी का टाइगर प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में नीलगाय यहाँ पे मिलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क नीलगाय मिलते हैं। ओडोरन एमराल्ड क्या है? ओडोरन एमराल्ड क्या है? एक वृक्ष है, एक पंछी है, एक पशु है, एक समुद्री तट है। बहुत टाइट वर्ड है मां साहब। इसलिए दिया भी है। एक पंछी का नाम है ये, एक पंछी का नाम है। देखिए पंछी है कहाँ पे? हुडूरन एमराल्ड एक पंछी है, केवल हुडुरास में पाया जाता है, पंछी खतरे में है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई? सही था। ब्लैक बक, चीरू, दोनों, इसमें से कोई नहीं। जवाब देख लीजिए भाई, क्या चीज जवाब, इसका मतलब क्या है? चीरू दिया है, शहतूत साल गुणवत्ता और मांग के कारण चीरू प्रजाति खतरे में आ गई है। शहतूत साल, अब भाई क्या चीज है पता नहीं, शहतूत साल क्या चीज है। चलिए पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, इस आंदोलन का स्लोगन था। नर्मदा बचाओ का, एपिको का, इसमें से कोई नहीं। एपिको का चिपको आंदोलन का होगा। आंदोलन का ही है ये। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, ये स्लोगन जो था चिपको आंदोलन का था। बताइए कहाँ चलाया गया था ये? कहाँ पे, किस जिले में चलाया गया था? बांधवगढ़ ऐसे कुछ है सर। रामगढ़ की बांधवगढ़ ऐसे कुछ है।
बांधवगढ़ तो आपके एमपी में पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा राजस्थान में। सुंदरलाल बहुगुड़ा। चिपको बताइए, चिपको बड़ा फेमस है भाई, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुड़ा। सुंदरलाल बहुगुड़ा तो है वही तो। और जानिएगा कि क्या नाम है, कौन गढ़वाल है ये? पहले कौन सा गढ़वाल है? टिहरी गढ़ हुआ, हुमायूं गढ़वाल। हुमायूं जो है टिहरी। हुमायूं गढ़वाल में अंदर चलाया गया था ये। लेकिन उत्तराखंड है भाई। आवाज इतनी कहाँ से, आवाज में आवाज बंद करिए अपनी, आवाज बंद कर लीजिए, जिसके यहाँ से अपनी आवाज बंद करें। चलिए मैं समाप्त करता हूँ, बस एक दृश्य देख लीजिए। और व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला शाकनाशी है। शाकनाशी मतलब जो है खरपतवार नाशक। 2,4-D है। 2,4-D। चलिए बिल्कुल सही है। फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैविक खाद के लिए, रासायनिक खाद, विटामिन, दवाई। विटामिन। भाई फिश मील से विटामिन ए मिलती है। मील माने हो गया भोजन। विटामिन तो मिलती है, विटामिन ए का व्यापक स्रोत है, खाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो खाने के रूप में कुछ लिखा नहीं है, जैविक रासायनिक खाद लिखा है, जैविक खाद लिखा है, विटामिन लिखा है, दवाई लिखा हुआ है। जवाब देखते हैं क्या सही इसका है। दवाई सही। जैविक खाद यहाँ पे है। फिश मील का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। अब फिश मील क्या चीज है तो बताना थोड़ा कठिन काम इसके संबंध में है। भाई फिश मील है क्या चीज? मछली हमें लग रहा है इसको हम लोग धान खेत में छोड़ते हैं। और वो चलिए, पृथ्वी सम्मेलन 1993 तय हुआ था, एजेंडा 21 संबंधित है। मतलब 93 का सम्मेलन जो हुआ था, अर्थ समिट जो हुई थी, उसमें से मुख्य रूप से क्या चीज तय किया गया था? ग्रीन हाउस गैस, जैव विविधता, स्थिरता, वायुमंडल परिवर्तन। क्या चीज तय किया गया था, तय किया गया? बताइए फरसान भाई। मुझे लग रहा है ग्रीन हाउस है। जलवायु ग्रीन हाउस को परिवर्तन। लेकर देखते हैं। स्थिरता। स्थिरता दिया भाई इसमें है, इसमें स्थिरता पता नहीं है। चलिए, ये कैसे? ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये। 21 एजेंडा 21 तय किया गया था। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि थे। तो आगे दिया नहीं कुछ है। तो चलिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब हैं, हमको भी विद्यालय चलना है। अब आप लोग भी विद्यालय जा सकते हैं। किसी अरे तो पढ़ना 10 होगा तो बजे, अजीत क्लास शायद। क्या हुआ? 10 बजे कॉलेज है ना? अरे भाई क्लास हम लोग 9 बजे से है। 9 बजे से होगा, ठीक है। हाँ निकल जाइए, मैं बंद कर देता हूँ।